आज मैं आप लोगों के लिए लेके आ गई हूँ हिस्ट्री का मॉक टेस्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न, अकबर के 9 रत्नों में से किसके निर्देशन में महाभारत का अनुवाद फारसी में किया था? तो प्रश्न क्या है, पहले अच्छे से पढ़ लेना और इसको समझना है। किसका पूछा? तो अकबर का। कौन? तो 9 रत्न। किसके निर्देशन में और किसका अनुवाद? तो महाभारत का अनुवाद किसमें? फारसी में किया था। देखिए एक ही प्रश्न में कितने सारे प्रश्न पहले से ही छुपे हुए हैं। तो ये हुआ था फैजी के निर्देशन में, जो कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। फैजी के निर्देशन में ही महाभारत का अनुवाद क्या किया गया था? फारसी में किया गया था। तो ये पॉइंट ध्यान रखिएगा। और महाभारत का ही दूसरा नाम क्या है? क्या महाभारत को कहा जाता है? तो जैन संहिता के नाम से भी जाना जाता है। और ये प्रश्न भी काफ़ी बार पूछा जा चुका है। वही बात करें कि अकबर का 9 रत्न का जब बात आया है, तो अकबर के एक क्या कहता है, अकबर ने ही एक अनुवाद विभाग क्या किया था? सृजित किया था। और इस विभाग का प्रमुख किसको बनाया गया था? तो फैजी को बनाया गया था। ठीक, अब वही बात कर ले, अगर फैजी का निर्देशन में ही क्या हुआ था? महाभारत का तो फारसी में अनुवाद हुआ ही था। रामायण का भी हुआ था साथ ही साथ। किसका? तो रामायण का भी फारसी में अनुवाद किसके मतलब निर्देशन में हुआ था? तो ये भी फैजी के ही निर्देशन में हुआ था। और क्या कहता है, किसके प्रयास जो अनुवाद हुआ था उसमें कौन कौन शामिल था, या फिर किसके प्रयास से? तो एक बदायूनी का नाम आ जाता है, बदायूनी, नकीब खां और क्या शेख सुल्तानी। ये तीनों, इन तीनों के प्रयास से क्या हुआ था? महाभारत और रामायण का फारसी में अनुवाद किया गया था। जबकि किसके निर्देशन में हुआ था? तो फैजी के निर्देशन में। वहीं बात करें अगर महाभारत का जो फारसी अनुवाद हुआ उसको क्या कहा गया? तो जो फारसी अनुवाद हुआ किसका? महाभारत का, तो इसको कहा गया रजनामा। कौन नामा? तो रजनामा। और इसको ध्यान में ज़रूर रखिएगा, पूछा हुआ प्रश्न है। वहीं बात करें लीलावती का फारसी में अनुवाद भी किसने किया था? जो कि काफ़ी बार ये पुस्तक पूछा गया है। तो लीलावती, इसका भी फारसी में अनुवाद फैजी ने ही किया था। तो देख लीजिए एक प्रश्न से और कितने सारे प्रश्नों की जानकारी हमें मिल गई। अब आ जाइए आज के प्रश्न नंबर 2 की ओर। भारतीय इतिहास के किस काल को चित्रित धूसर मृदभांड काल के रूप में जाना जाता है? यही आपसे प्रश्न है। तो क्या पूछा गया है, कौन सा काल के रूप में? तो धूसर मृदभांड काल के रूप में। तो ये किसको जाना जाता है? उत्तर वैदिक काल को, जो कि हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। वहीं और क्या जान सकते हैं? वहीं अगर आपसे पूछे कि क्या कहता है, काला उपदार मृद भांड काल किसे कहा जाता है, या किस नाम किसे जाना जाता है? तो महाजनपद काल को। तो महाजनपद काल में एक पॉइंट लिख लीजिए कि इस काल को उत्तर काला ओपदार मृद भांड काल के नाम से जाना जाता है। जिस तरह क्या कहता है, चित्रित धूसर मृदभांड काल के रूप में उत्तर वैदिक काल को जाना जाता है, उसी तरह महाजनपद काल को उत्तर काला उपदार मृदभांड काल के रूप में जाना जाता है। तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना होगा। वहीं हड़प्पा सभ्यता को आपको पता होगा कि कांस्ययुगीन सभ्यता के तहत रखा जाता है। किस सभ्यता के तहत? तो कांस्ययुगीन सभ्यता के तहत। और हड़प्पा सभ्यता या फिर ताम्रपाषाण संस्कृति काल में क्या होता था? लाल और काला मृदभांड का प्रयोग होता था। तो अगर पूछ दे किस मृदभांड का प्रयोग होता था, तो लाल और काला मृदभांड का प्रयोग। ठीक, तो ये पॉइंट इसमें ध्यान में रखिएगा। चलिए अब बढ़ जाते हैं आज के तीसरे प्रश्न की ओर। देख लेते हैं हमारा तीसरा प्रश्न क्या है। शाहजहां की किस पुत्री ने कैद के समय उसकी सेवा की? तो शाहजहां की किस पुत्री ने कैद के समय उसकी सेवा की थी, यही आपसे पूछा गया।
तो पहली बात कि शाहजहाँ की 3 पुत्री थी, तो हो सके आपसे यही पूछ दे कि कितनी पुत्री थी, तो 3 पुत्री थी। नाम कौन क्या क्या था, तो पहला नाम क्या था, शाहजहाँ आरा। कौन आरा, तो जहाँ आरा। दूसरी पुत्री जो थी वो रोशन आरा, और एक और पुत्री क्या थी, गौहर आरा। ये तीनों इसकी पुत्री का नाम था। लेकिन जो पुत्री ने कैद के समय सेवा की शाहजहाँ का, वो कौन थी, तो जहाँ आरा। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। वही बात करें कि शाहजहाँ का पुत्र कौन, तो औरंगजेब। इसने क्या किया था, शाहजहाँ को आगरा के शाहबुर्ज में कैद कर लिया था। इसका पुत्र ही इसको क्या किया था, आगरा का, हो सकता है जगह पूछे आपसे, तो आगरा के शाहबुर्ज में क्या किया था, इसको कैद कर लिया था। किसने, तो औरंगजेब ने। और इसकी मृत्यु हो गई थी 1666 में। बाकी आपको शाहजहाँ से संबंधित प्रश्न पहले के सेशन में भी हम बता चुके हैं, लेकिन आज जो प्रश्न था उसके अकॉर्डिंग ही आपको बताया जा रहा है। शाहजहाँ को आगरा में दफना दिया गया था, मुमताज़ के कब्र के बगल में, इसकी पत्नी के बगल में। वहीं बात करें कि शाहजहाँ के काल में जो जहाँ आरा थी, इसकी जो पुत्री, ये काफ़ी प्रभावशाली महिला थी। ये उत्तराधिकारी के युद्ध में दारा सिखों का काफ़ी समर्थन की थी। तो ये सब छोटा छोटा पॉइंट है, लेकिन इसको ध्यान में आपको रखना ज़रूरी है। अब आइए प्रश्न नंबर 4 पर। और हाँ, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और जितना हो सके वीडियो को शेयर लाइक किया कीजिए आप लोग। आइए प्रश्न नंबर 4। प्रसिद्ध कवि बिल्हन किसका राज दरबारी कवि था। कौन सा कवि के बारे में पूछा गया, तो बिल्हन किसका राज दरबारी कवि था, तो ये विक्रमादित्य के दरबार में बिल्हन रहते थे। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो इसको ध्यान में ज़रूर रखिएगा, और वो भी विक्रमादित्य 6 ऐसे करके ध्यान में रखिएगा, ठीक। तो ये पहला हो गया। वही जो पूछ देता है कि कौन सा वंश विक्रमादित्य छठा के महानतम शासक में से एक था, मतलब कि कौन सा वंश पूछा जा रहा है। तो एक पॉइंट यहाँ पर इसके ही शासनकाल में, मतलब विक्रमादित्य महानतम शासक था, तो इसमें ऐसे पॉइंट नोट डाउन कर सकते हैं कि चालुक्य वंश। कौन वंश, चालुक्य वंश के विक्रमादित्य। चालुक्य वंश के विक्रमादित्य 6 क्या थे, महानतम शासक थे। पूछेगा कि किस वंश के महानतम शासक थे, तब ये पॉइंट ध्यान में रखना है, ठीक। वहीं बात करें विक्रमादित्य के दरबार में एक नाम और रखिएगा याद, जो रहे थे कौन, तो विज्ञानेश्वर। पूछा जाता है कि विज्ञानेश्वर भी किसके दरबार में रहते थे, तो विक्रमादित्य के दरबार में रहते थे। और इसने, विज्ञानेश्वर ने क्या किया था, किस ग्रंथ की रचना की थी, तो मिताक्षरा ग्रंथ का। और ये पॉइंट आपको इम्पोर्टेंट बन सकता है। तो मिताक्षरा ग्रंथ का क्या किया था, रचना किया था किसने, विज्ञानेश्वर ने, ठीक। और वही बात कर ले कि ठीक है, इसमें इतना पॉइंट काफ़ी है इसके अनुसार। चलिए अब बढ़ जाते हैं आगे की ओर, देखते हैं क्या है। और आप लोग भी साथ ही साथ नोट डाउन ज़रूर करते चलिएगा। संत कबीर के गुरु पूछा जा रहा है कि संत कबीर के गुरु कौन थे। तो जो संत कबीर के गुरु थे वो कौन थे, रामानंद। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक। रामानंद को उत्तर भारत में क्या कहा जाता है, भक्ति आंदोलन का जनक माना गया। तो अगर आपसे पूछ दे कि उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का जनक किसे माना जाता है, तो एक पॉइंट ये बन जा सकता है। देखिए पढ़िए, ऐसा जो चीज़ क्वेश्चन है वो तो डायरेक्ट है ही, लेकिन जो इससे संबंधित जानकारी देते हैं वो आपके लिए ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो इसको ज़रूर से आप लोग नोट डाउन किया कीजिए। तो उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का जनक किसे माना जाता है, तो रामानंद को ही माना जाता है, जो कि संत कबीर के क्या थे, गुरु थे। रामानंद ने ही क्या किया था, राम नाम को लोकप्रिय बनाया था। तो अगर आपसे ये भी पूछ दे कि राम नाम को लोकप्रिय किसने बनाया था, राम नाम को लोकप्रिय
तो रामानंद जी ने ही बनाया था। ठीक, ये पॉइंट हो गया। वही बात करें कबीर का, तो कबीर प्रथम संत हैं जो कि गृहस्थ जीवन में रहकर मोक्ष प्राप्त किए हैं। तो ये भी इम्पोर्टेंट बनता है कि ये ऐसा संत थे जो गृहस्थ जीवन में रहकर क्या किए थे, मोक्ष प्राप्त किए थे। गृहस्थ जीवन में रहकर मोक्ष की प्राप्ति किए। कौन? तो संत कबीर। ठीक, वही बात करें कबीर जो थे निर्गुण संत थे। कैसे संत थे? तो निर्गुण संत थे। कबीर की रचना में क्या ध्यान में रख सकते हैं जो कि एग्जाम में पूछा जा सकता है? तो कबीर की रचना में जैसे बीजक हो गया, साखी हो गया, सबद हो गया, ये सब कबीर की महत्वपूर्ण रचनाओं में से एक है। और अगर आपसे पूछ ले कि कबीर किसके समकालीन थे, तो कबीर किसके समकालीन थे? कबीर जो थे मतलब सिकंदर लोदी के समकालीन थे। किसके? तो सिकंदर लोदी के समकालीन था कबीर। ठीक, और कबीर की जो शिक्षाएं हैं वो बीजक में ही संग्रहित है, इसलिए बीजक को जरूर ध्यान में रखिएगा कि शिक्षा कबीर की जो है किस में संग्रहित है, तो बीजक में। चलिए अब बढ़ जाते हैं आज के 6ठे नंबर प्रश्न की ओर। और इसी तरह का इम्पोर्टेंट सेशन आपको डेली कराया जाता है, एक्सप्लेनेशन के साथ सॉल्यूशन दिया जाता है। हर विषय का मॉक टेस्ट कराया जा रहा है टॉप प्रश्नों का कलेक्शन के साथ। तो जितना हो सके आप लोग वीडियो को शेयर किया कीजिए। सिंध को अंग्रेजों ने कब अधिकृत किया? यहाँ किसने पूछ रहा है? तो सिंध को किसने? तो अंग्रेजों ने। क्या पूछा गया है? कब अधिकृत किया? तो ये 1843 ईस्वी में। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। वहीं आपसे और क्या प्रश्न बन सकता है कि सिंध विजय का श्रेय किसे दिया जाता है? सिंध विजय का श्रेय, तो ये नाम ध्यान रखिएगा क्या? तो चार्ल्स नेपियर। कौन नेपियर? तो चार्ल्स नेपियर। सिंध विजय कहे या फिर पूछे पंजाब विजय, दोनों का श्रेय किसको जाता है? दोनों का श्रेय जाता है किसको? चार्ल्स नेपियर को। तो ये नाम इम्पोर्टेंट हो जाता है। वहीं जब सिंध को अंग्रेज़ों ने अधिकृत किया था तो उस टाइम का भारत का गवर्नर जनरल कौन था? यानी कि 1843 के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो एलन बरो। कौन? तो एलन बरो, ये नाम ध्यान में रखिएगा। और दास प्रथा का अंत भी किसने किया था? तो एलन बरो ने। तो ये प्रश्न भी पूछा गया है काफ़ी बार, आगे भी पूछा जा सकता है कि दास प्रथा का अंत किसने किया? तो एलन बरो ने। और कब किया? तो 1843 में। ठीक, चलिए अब आ जाते हैं आज के प्रश्न नंबर 7 की ओर। 1853 में लॉर्ड डलहौजी ने जो पहली टेलीग्राफ लाइन शुरू की वह किस किस के बीच थी? तो किस किस के बीच थी? कलकत्ता और आगरा के बीच में क्या हुआ था? टेलीग्राफ लाइन शुरू किया गया था लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। तो पहला पॉइंट किसके द्वारा? लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। कब? तो 1853 में। और क्या कहता है कहाँ से शुरू किया गया? कलकत्ता और आगरा के बीच। यहाँ आपसे पूछ रहा है पहली टेलीग्राफ लाइन, तो ये ज़रूर ध्यान देना है। तो क्या हो जाएगा? कलकत्ता और आगरा। कलकत्ता और आगरा। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक, वही बात करें कि डलहौजी जो था भारत में अनेक कार्य निर्माण किया था, जिसमें कि रेलवे का परिचालन उसका महत्वपूर्ण माना जाता है, या फिर कहिए कि बहुत ज़्यादा उसका फेमस था। वहीं लॉर्ड डलहौजी का जो कार्यकाल था ये किसके लिए प्रसिद्ध हुआ था? तो हड़प नीति के लिए। किसके लिए? जिसको क्या कहा जाता है? डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स भी कहा जाता है। डॉक्ट्रिन ऑफ लैंप्स कहा जाता है। क्या? हड़प नीति के लिए क्या हुआ था? प्रसिद्ध हुआ था। और लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में ही सतारा, संभलपुर, जैतपुर ये सब को क्या कर लिया गया था? अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया गया था। तो ये सब छोटा छोटा क्या करना है? पॉइंट को नोट डाउन करना है। और हाँ, ये बार बार बोल रहे हैं कि 1853 में टेलीग्राफ लाइन कलकत्ता और आगरा के बीच क्या हुआ था? शुरू हुआ था। लेकिन डलहौजी द्वारा बम्बई और थाने के बीच पहली बार रेल सेवा शुरू हुआ था। तो इसमें कंफ्यूज मत हो जाइएगा। पहली बार रेल सेवा अगर पूछेगा
ये भी 1853 में ही हुआ था, लेकिन बम्बई और थाने के बीच में हुआ था, तो यहाँ पे कन्फ्यूजन नहीं होना है। अब आइए प्रश्न नंबर 8 पे देखते हैं। 8 में क्या है, वर्साई की संधि द्वारा किसका मान मर्दन किया गया। तो वर्साई की संधि में किसका मान मर्दन हुआ था, ये हो गया था जर्मनी का। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। वहीं बात करें कि वर्साई संधि द्वारा ही जर्मनी को क्या किया गया था, पूरी तरह अपमानित किया गया था, वही तो आपको बताएं। और वर्साई की संधि द्वितीय युद्ध का प्रमुख कारण बना था। तो ये द्वितीय युद्ध का प्रमुख कारण भी था कौन, वर्साई की संधि। ऐसे लिख सकते हैं कि द्वितीय युद्ध का कारण, द्वितीय विश्व युद्ध का कारण, ठीक। और यही कारण है कि हिटलर ने इस संधि को मानने से क्या कर दिया था, मतलब इनकार कर दिया था। प्रथम विश्व युद्ध के समय क्या हुआ था कि मित्र राष्ट्रों ने सबसे अंत में जर्मनी को पराजित किया था और उसको एक संधि करने के लिए बाध्य किया था। इसी का नाम क्या पड़ा था, वर्साई की संधि। तो ये सब पहले भी हम आपको बतवा चुके हैं। और जर्मनी का एकीकरण का श्रेय पूछा जाता है कि किसको दिया जाता है, कि जर्मनी का एकीकरण का श्रेय, तो जर्मनी के एकीकरण का समय किसको दिया जाता है, एकीकरण का समय ये दिया जाता है बिस्मार्क को। किसको, बिस्मार्क को। चलिए अब आ जाइए आज के 9वें प्रश्न की ओर बढ़ जाते हैं। वास्को डी गामा भारत कब आया था। तो वास्को डी गामा जो भारत आया था, ये अधिकतर लोगों को इस प्रश्न का आंसर पता होगा। 1498 ईस्वी में आया था, पुर्तगाली। वही बात करें कि ये क्या सर्वप्रथम कहाँ पे आया था, तो कालीकट में जमोरिन ने क्या किया था, इसका स्वागत किया था। ये सब तो पहले भी बहुत बार जान चुके हैं। जो मेन पॉइंट है वो यहाँ 1498 में आया, ये तो पता है। पूछ लिया जाता है कि पुर्तगालियों का भारत में पहला गवर्नर, ये नाम याद रखिएगा, किस में, पुर्तगालियों में। तो ये नाम क्या हो जाएगा, फ्रांसिस्को द अल्मेडा, फ्रांसिस्को द अल्मीडा, ये नाम ध्यान रख सकते हैं। और दूसरा गवर्नर जो बना था कौन, जिसको वास्तविक संस्थापक कहा जाता है पुर्तगाली शक्ति का। तो अगर आपसे पूछे कि भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन हो जाएगा, पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक, तो ये हो जाएगा कौन, अल्फांसो डी अल्बुकर्क। नाम में कंफ्यूज नहीं करना है, अल्फांसो प्रश्न देखना है कि हमसे पूछ क्या रहा, अल्बुकर्क, ठीक। चलिए ये था 9वां। अब आइए प्रश्न नंबर 10 की ओर। दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने सर्वप्रथम दिल्ली को राजधानी बनाया था। तो ये जो दिल्ली को राजधानी सर्वप्रथम बनाया था, ये किसने, तो इल्तुतमिश ने। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। वही इल्तुतमिश की बात करें तो दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक भी इसको कहा जाता है। दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक किसे कहा जाता है। और ये सब प्रश्न एग्जाम में काफ़ी रिपीटेड होते रहते हैं, तो आप लोग नोट डाउन ज़रूर करिएगा। और दिल्ली सल्तनत का जो वास्तविक संस्थापक हो जाएगा, कौन हो जाएगा, इल्तुतमिश। वहीं बात करें अपना राजधानी लाहौर से दिल्ली ये क्या कर लिया था, स्थानांतरित कर दिया था। अगर पूछे कि कहाँ से किया था, तो लाहौर से किया था। लाहौर से क्या कर दिया था, दिल्ली को राजधानी बना दिया था, ठीक। तो ये सब वहीं बलवन से अगर कुछ ध्यान रख सकते हैं तो पूछा जाता है कि सिजदा और पाबोस को आरंभ किसने किया था। तो सिजदा और पाबोस को जो आरंभ किया था या प्रारंभ किया था किसने, तो बलवन ने किया था, ठीक। और सिकंदर लोदी जो था दिल्ली सल्तनत का, लोदी वंश का सबसे प्रमुख शासक था कौन, सिकंदर लोदी। और यही क्या किया था, दिल्ली आगरा नामक शहर को बसाया था। तो ये प्रश्न पूछा जाता है कि आगरा नामक शहर किसने बसाया, तो सिकंदर लोदी ने, ठीक। और सिकंदर लोदी के बाद ही इब्राहिम लोदी शासक बना था, जो कि दिल्ली सल्तनत का क्या था, अंतिम शासक था। अब आ जाइए प्रश्न नंबर 11 पे।
11 में क्या है देख लेते हैं। दादा भाई नौरोजी किस वर्ष यूनाइटेड किंगडम में हाउस ऑफ कॉमन्स के पहले भारतीय सदस्य बने? तो ये प्रश्न को स्टार मार्क कर लीजिएगा। नाम किनका आ गया है? दादा भाई नौरोजी का। तो ये जो थे पहले कब बने थे यूनाइटेड किंगडम में, तो ये नाम भी ध्यान रखना है। प्रश्न को इस तरह से पढ़िए कि आपको सॉल्व करने में आसान। कौन? तो दादा भाई नौरोजी। कहाँ? तो यूनाइटेड किंगडम में। क्या? तो हाउस ऑफ कॉमन्स के पहले भारतीय। कब? तो 1892 में। तो ऑप्शन नंबर ए हो गया इसका राइट आंसर। वहीं बात करें 1892 में ब्रिटेन का आम चुनाव में लिबरल पार्टी का टिकट पर फिंसबरी सेंट्रल से चुनाव जीता था। किन्होंने? तो दादा भाई नौरोजी ने। और इनको भारतीय राजनीति का पितामह भी कहा जाता है, दादा भाई नौरोजी जी को भारतीय राजनीति का पितामह कहा जाता है, दादा भाई नौरोजी को। इनका एक दो पुस्तक क्या कहता है, एक दो पुस्तक है खास करके क्या जो पूछा जाता है एग्जाम में, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ये किनकी पुस्तक का नाम है? तो ये दादा भाई नौरोजी जी का है, जिसको राष्ट्रीय आंदोलन का बाइबल माना जाता है। इस किताब को राष्ट्रीय आंदोलन का क्या माना जाता है? बाइबल माना जाता है। तो ये सब पॉइंट बाकी तो जो पहले से बता ही चुके हैं, लेकिन यहाँ पे जो मेन था। और ये कांग्रेस के अधिवेशन करने वाले प्रथम पारसी अध्यक्ष भी थे। तो प्रथम पारसी अध्यक्ष पूछेगा तब भी क्या हो जाएंगे? दादा भाई नौरोजी। ठीक, अब बढ़ जाते हैं क्या आगे की ओर। देखते हैं 12वां नंबर प्रश्न क्या है। पंचतंत्र को किसने लिखा? तो पंचतंत्र का लेखक आपसे पूछा गया है। तो जो कौन है? विष्णु शर्मा। इसी ने क्या किया था? पंचतंत्र पुस्तक की रचना की थी। और विष्णु शर्मा की रचना पंचतंत्र जो है भारत की पहली ऐसी रचना मानी जाती है जिसका सबसे अधिक विदेशी भाषा में अनुवाद किया गया था। तो अगर लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं कि कैसे लिखिएगा कि भारत की पहली, पंचतंत्र से कर लीजिए कि भारत की पहली ऐसी रचना जिसका सबसे अधिक देखिए, रटा रटाया क्वेश्चन आपको हर जगह मिलेगा, लेकिन आपको यहाँ जो जानकारी इससे संबंधित दिया जाता है वो आपके लिए कुछ आपको न्यू भी मिलेगा, कुछ नई जानकारी, कुछ पुरानी भी मिलेगी। तो क्यों ना आप लोग इस चैनल से जितना हो सके पढ़ाई के लिए फ़ायदा उठाइए। तो जिसका सबसे अधिक क्या है? विदेशी भाषा में अनुवाद किया गया है, विदेशी भाषाओं में अनुवाद किया गया है। हम इतना बार बोलते हैं ताकि आप लोग भी अच्छे से लिख लीजिए। ठीक हो गया। और क्या कहता है, विशाखा दत्त का एक याद रखिएगा जब पुस्तक का बात आया जिसका काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। कौन सा? विशाखा दत्त का कौन सा पुस्तक पूछा जाता है? मुद्रा राक्षस। कि मुद्रा राक्षस पुस्तक किसने लिखी? तो विशाखा दत्त ने। और कुछ ऐसी जानकारियाँ जैसे कि पूछ लिया जाता है हितोपदेश पुस्तक किसने लिखी? तो ये नारायण पंडित ने। किसने? नारायण पंडित ने लिखी थी। चलिए अब आ जाइए आगे की ओर, जो कि होगा हमारा क्या? प्रश्न नंबर 13। 1905 का बंगाल विभाजन का आदेश किसके द्वारा दिया गया था या किसने दिया था? तो ये जो दिया था कौन? कर्जन। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। क्या हो जाएगा? कब हुआ था बंगाल विभाजन? तो 1905 में। 19 जुलाई 1905 को क्या हुआ था? विभाजन का घोषणा हुआ था। 19 जुलाई 1905 को घोषणा हुआ था। ये डेट भी पूछा जाता है, लेकिन जो वो कब किया गया था विभाजन विधिवत रूप से? तो 16 अक्टूबर 1905 को। 16 अक्टूबर 1905 को क्या हुआ था? विधिवत रूप से विभाजन हो गया था। और उसका मानना था कर्जन किसका? कर्जन का
कि उसने बंगाल का विभाजन प्रशासनिक सुविधा को ध्यान में रख के किया है, लेकिन जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस था उसका मानना था कि नहीं, उसने बंगाल का विभाजन सांप्रदायिकता को ध्यान में रखते हुए किया है। ठीक, तो ये सब क्या करना है, पॉइंट को ध्यान में रखना है। चलिए, जहाँ रहेगा कि नोट डाउन और कुछ कराना है हम खुद से आपको लिख देंगे, बता देंगे। गांधीवादी आंदोलनों का सही कालानुक्रम क्या होगा? ऐसे प्रश्न अब बहुत पूछे जाते हैं कि इसका क्या करिए, आप क्रम दर्शाइए कि कब क्या हुआ था। और ऐसे प्रश्नों में क्या करते हैं, लोग भूल जाते हैं, ध्यान नहीं देते हैं, तो ध्यान रखना ज़रूरी है। शुरू में क्या है, रौले, सब किसका आंदोलन है? गांधी जी का आंदोलन है। और इसका आपको सही कालानुक्रम का मतलब पूछ के आ गया है कि सबसे पहले कौन आएगा। तो रॉलेट एक्ट की अगर बात कर लेते हैं, यहाँ रॉलेट एक्ट होगा, तो रॉलेट एक्ट कहिए, जिसको काला कानून भी कहा जाता है, बिना वकील, बिना दलील, बिना अपील वाला जो कहा जाता है, रॉलेट एक्ट। और ये आपको पता है कब, तो 1919 में। वहीं बात करें खेड़ा आंदोलन की, तो इसके भी नेतृत्वकर्ता महात्मा गांधी जी थे, लेकिन हुआ कब था, तो 1900 क्या हुआ था, 18 में, गुजरात का खेड़ा जिला में। कहाँ, तो गुजरात का खेड़ा जिला में, इसीलिए इसको क्या कहा, खेड़ा आंदोलन। ठीक, चंपारण सत्याग्रह की बात कर ले तो ये कब हुआ था, ये 1917 में हुआ था चंपारण सत्याग्रह। और क्या कहता है, हाँ बच गया कब, अहमदाबाद मिल वाला, तो अहमदाबाद मिल मजदूर का पक्ष में हड़ताल हुआ था, किसके नेतृत्व थे, ये नेतृत्वकर्ता महात्मा गांधी जी, और ये भी 1918 में। तो हमसे पूछा क्या गया कि सही यानी कि पहला कौन हो जाएगा, तो पहले नंबर पे आ जाएगा क्या, चंपारण सत्याग्रह। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो यही कालाक्रम कब याद रहेगा, जब आपको इसका ईस्वी याद रहेगा, और ये सब इम्पॉर्टेंट ईस्वी में से एक है। चलिए, अब आ जाइए आज के प्रश्न नंबर 15 की ओर। आप लोग पूरा वीडियो ज़रूर देखा कीजिए, तभी आपको समझ में आएगा कि इससे हमें क्या जानकारियाँ अधिक प्राप्त हो सकती हैं। और इस सेशन से संबंधित अगर आपका कोई सुझाव हो, कोई प्रश्न हो, तो ज़रूर आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट किया कीजिए। अब वीडियो को आप लोग लाइक ही नहीं करते हैं, तो आप लोग सपोर्ट कीजिए। बाकी आप लोग के लिए जितना अच्छा हो सकता है हम और भी अच्छे से आप लोग के लिए कंटेंट तैयार करेंगे, आपको समझाएंगे, ताकि आपको एग्ज़ाम में कोई दिक्कत ना हो, वन लाइनर प्रश्न में आपको सॉल्व करने में कोई परेशानी ना हो। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष निर्वाचित होने वाला प्रथम यूरोपीय कौन था, ये आपसे पूछा गया। जैसे अभी कुछ देर पहले आपको बताएं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्षता करने वाले पहले पारसी अध्यक्ष कौन थे, तो वो थे दादा भाई नौरोजी। लेकिन यहाँ आपसे पूछा गया प्रथम यूरोपीय का नाम, तो ये प्रथम यूरोपीय जो था निर्वाचित होने वाला, जॉर्ज यूले। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। इसका अध्यक्षता क्या था, तो 1888 का इलाहाबाद अधिवेशन का अध्यक्षता किया था जॉर्ज यूले। ठीक, कांग्रेस का अध्यक्ष होने वाला ये क्या था, अंग्रेज भी था। वहीं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक की बात कर ले तो आपको पता है संस्थापक कौन थे, एओ ह्यूम, एलन एक्टोबियन ह्यूम। आपको भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का हम टॉपिक वाइज सेशन भी करवाएं, जिसमें आपको पूरा अधिवेशन, वर्ष, अध्यक्षता कौन किया था, सारा आपको क्या किए हैं बताए हैं। तो आप लोग वीडियो ही नहीं देखते हैं, देखा कीजिए। अब आइए प्रश्न नंबर 16 पे। किस बौद्ध सन्यासी के प्रभाव में आकर अशोक बौद्ध धर्म का अनुयायी बना, यानी कि अशोक बौद्ध धर्म का तो अनुयायी बना, लेकिन किस सन्यासी के प्रभाव में आकर, तो ये बन गया था किसका, उपगुप्त के। और ये प्रश्न काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जा चुका, तो उपगुप्त नाम क्या करिएगा, ध्यान में रखिएगा। ठीक, वही बात करें कि बौद्ध धर्म किस पूछ दिया जाता है कि किस बौद्ध ग्रंथ से पता चलता है कि उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु ने अशोक को बौद्ध धर्म में दीक्षित किया था, तो वो बौद्ध ग्रंथ का क्या नाम था, दिव्यावदान। कौन ग्रंथ, दिव्यावदान।
बदान ग्रंथ। इसी ग्रंथ से पता चलता है कि उपगुप्त ने क्या क्या था, अशोक को बौद्ध धर्म में दीक्षित किया था। ठीक, उसी का प्रवचन से प्रभावित होकर अशोक बौद्ध धर्म की ओर क्या हो गया था, आकर्षित हुआ था। और कुछ समय बाद अशोक मोगली पुत्र इसके प्रभाव में आकर पूर्ण रूपेण से बौद्ध हो गया था। तो ये सब छोटा छोटा पॉइंट है, लेकिन ध्यान में आपको रखना होगा। वहीं आपको बात करें बौद्ध संगीति का, तो बौद्ध संगीति आपको बहुत बार हम बता चुके हैं कि प्रथम कहाँ हुआ था, द्वितीय कहाँ हुआ था, आयोजन कहाँ हुआ, अध्यक्ष कौन हुआ। तो ये सब तो आपको बार बार पता ही है। एक ही चीज़ कितना बार लिखते रहें, कुछ लोग आप लोग रिवीजन खुद से करते चलिए। बस यहाँ पे बात आया तो थोड़ा सा आप लोग के लिए रिपीट कर दिए। चलिए अब आइए 17 नंबर प्रश्न पे। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक, ये भी एक इम्पोर्टेंट प्रश्नों में से एक है। तो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के जो संस्थापक हैं वो कौन हो जाएंगे, तो सर विलियम जोन्स, जो कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। इसी ने कहाँ स्थापना किया था, तो कलकत्ता में। कलकत्ता में, और कितना ईस्वी में, तो ये भी ध्यान रखिएगा 1784 ईस्वी में। और इसका उद्देश्य क्या था, सामाजिक, प्राकृतिक, इतिहास, पुरातत्व संबंधी कला इत्यादि का क्या करना था, इसको अध्ययन करना था। यही इसका क्या था, उद्देश्य था। ठीक, वही बात कर ले 1791 की, तो जोनाथन डंकन, जो कि अच्छा ऑप्शन में नहीं है जोनाथन डंकन, उससे पूछा जाता है। जोनाथन डंकन एक नाम याद रखिएगा, ठंकन नहीं जी, डंकन। जोनाथन डंकन, ये क्या किया था, बनारस में संस्कृत कॉलेज का स्थापना किया था। और ये प्रश्न भी काफ़ी बार पूछा जाता है, संस्कृत कॉलेज का स्थापना कहाँ, तो बनारस में। किसने, तो जोनाथन डंकन ने। कब किया था, तो 1791 में किया था। वहीं बात करें जो ऑप्शन नंबर बी में है, जेम्स प्रिंसेप, तो आपको पता है कि सर्वप्रथम अशोक का शिलालेख या ब्राह्मी लिपि को पढ़ने में सफल कौन हुआ था, 1837 में, तो जेम्स प्रिंसेप ने। तो ये चीज़ भी ध्यान में रखिएगा जेम्स प्रिंसेप से, चूँकि ऊपर अशोक की ही बात आई थी अभी इस प्रश्न में, तो यहाँ ध्यान में रख लीजिएगा। अब आ जाइए प्रश्न नंबर 18 की ओर। भारत में ग्रैंड ट्रक रोड किसके शासन काल में बना, कौन सा रोड, तो ग्रैंड ट्रक रोड, जो कि यहाँ पे नाम दिया हुआ है जीटी रोड, शॉर्टकट में भी कह सकते हैं। कौन रोड, जीटी रोड, जिसका निर्माण किसने करवाया था, तो शेर शाह ने करवाया था। ठीक, और ये मौर्य काल में उत्तरा पथ महाराजमार्ग था। मौर्य काल में किस नाम से था, उत्तरा पथ महाराजमार्ग। तो ये नाम भी ध्यान रखिएगा, हो सकता है आपको ऑप्शन में दिया हुआ रहे कि ये किसका नाम है, तो आपको पता होना चाहिए। और ये जो मौर्य काल में उत्तरा पथ महाराजमार्ग नाम था, ये आपको अर्थशास्त्र में इसका चर्चा मिलेगा। किसमें, अर्थशास्त्र में इसका चर्चा है। ठीक, वही बात करें जो जीटी रोड है, ग्रैंड ट्रक रोड, ये वर्तमान में मतलब किस रोड का नाम है, मतलब कि क्या कहते हैं, किस वर्तमान में जीटी रोड जो नाम है NH1 अब क्या हो गया है, NH क्या कहता है 19 एवं NH2 वर्तमान में क्या है, जीटी रोड का नाम है। ऐसे आपको बहुत कन्फ्यूजन हो जाएगा, इतना ध्यान नहीं रखिए, जीटी रोड याद रखिए। हम नहीं चाहते हैं आप लोग ज़्यादा दिमाग पे लोड लीजिए, जितना आपके लिए ज़रूरी है बस वो ध्यान रखिए। निर्माण कौन कराया, मौर्य काल में, इसका नाम क्या था, कहाँ आपको इसका चर्चा मिलेगा। और इसका गवर्नर जो जनरल ऑकलैंड था, उसके द्वारा पुनः मरम्मत करवाया गया था। इसी का पुनः मरम्मत करवाया गया था, जो कलकत्ता से कहाँ, दिल्ली तक जाता है। ठीक, जो पुनः पर मरम्मत करवाया गया उसका बात करें, लेकिन जो जीटी रोड है वो किसको जोड़ती है, अगर आपसे पूछे कि जीटी रोड जोड़ती किसको, तो कोलकाता और अमृतसर को, कोलकाता और अमृतसर को। ठीक,
तो आपके लिए आप वही पॉइंट नोट डाउन करिए जो आपके एग्ज़ाम के लिए क्या हो हेल्पफुल रहे। अब आइए प्रश्न नंबर 19। लेकिन आपको पता है कि प्रश्न नंबर 19 पे जाने से पहले आप लोग के लिए डेली होता है एक होमवर्क। तो अब बोलिएगा होमवर्क तो स्कूल में मिलता था मिस, अभी क्यों? तो नहीं, ये आपके रिवीजन के लिए है और आपको इसका कमेंट सेक्शन में आंसर देना है। क्योंकि आज आपका हिस्ट्री का सेशन है तो आज आपके लिए हिस्ट्री का प्रश्न रहेगा, 3 प्रश्न, और वही तीनों प्रश्न पूछे जाते हैं जो कि आपको हम फुल डिटेल के साथ पढ़ा चुके हैं। तो आज के लिए आपका पहला प्रश्न क्या है? आपका पहला प्रश्न है कि जहांगीर ने अपनी आत्मकथा किस भाषा में लिखी थी? ये आपका पहला प्रश्न है और आपको हम बहुत अच्छे से इसका डिटेल में पढ़ा चुके हैं। दूसरा प्रश्न की अगर बात कर ले, दूसरा प्रश्न है आपके लिए कि आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी? आर्य समाज की स्थापना वर्ष आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है। तीसरा प्रश्न है आपके लिए कि क्या कहता है, हाँ आपसे एक तीसरा प्रश्न आज है आपके लिए कि क्या पूछें। 2 प्रश्न तो हो गया, तीसरा अचानक से ध्यान ही नहीं आ रहा है आप लोगों के लिए प्रश्न, लेकिन पूछेंगे तो, क्योंकि पढ़ाए हैं तो पूछना। हाँ, अशोक का शिलालेखों में जो प्रयुक्त लिपि है वो कौन कौन सा है? ये आपको लिपि का नाम बताना है और आपको हम अच्छे से बताएं भी हैं। और हाँ, इसके पहले आपका कौन सा सेशन हुआ था? बिहार स्पेशल सेशन। तो आज उसके प्रश्नों का आंसर आपको बता दिया जाएगा। यही होता है, जो पिछले प्रश्न का है उसका आंसर भी आपको बता देते हैं ताकि आपको पता चले कि आपका आंसर सही है या नहीं। तो पहला प्रश्न आपसे क्या पूछे थे कि आधुनिक बिहार का निर्माता किसे माना जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सच्चिदानंद सिन्हा को माना जाता है। आप लोग देख लीजिएगा कितने लोग सही आंसर दिए हैं। वहीं दूसरा की बात कर ले, दूसरा प्रश्न आपसे पूछे थे कि नौलक्खा मंदिर बिहार के किस जिले में है? तो बिहार के बेगूसराय जिला में है नौलक्खा मंदिर। तीसरा प्रश्न आपसे क्या पूछे थे कि बिहार की सबसे पुरानी नहर कौन सी है? तो सोन नहर। तो ये तीनों मिला लीजिएगा पहले का सेशन का और ये आज के सेशन का, आप इसका जवाब दीजिएगा। चलिए अब आ जाइए आज के प्रश्न नंबर 19 पे। देखते हैं प्रश्न नंबर 19 में क्या है। विजयनगर साम्राज्य का प्रथम राजवंश कौन था? ये आपसे पूछा गया। तो जो विजयनगर साम्राज्य का प्रथम राजवंश था वो था संगम वंश। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक, वही बात करें कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? तो ये पूछा जाता है 1336 में हुई थी। किसके द्वारा हुई थी? तो हरिहर प्रथम और किसके द्वारा? बुक्का प्रथम। दोनों का नाम ध्यान में रखना। ऐसे हरिहर और बुक्का भी नाम सिर्फ ध्यान में रख सकते हैं। यही दोनों के द्वारा स्थापना किया गया था। दोनों भाई था और इसके वंश का ही नाम क्या था? संगम वंश था। वही बात करें कि विजयनगर साम्राज्य पर शासन करने वाले वंशों का क्रम कभी कभी पूछ दिया जाता है। तो अगर कभी क्रम दर्शाने के लिए याद है तो ऐसे रखिएगा, संगम, सालूब, तुलुब और क्या? अरबीडु। ये इसका सही क्रम है विजयनगर साम्राज्य का शासन करने वाला वंश का। तो क्रम भी पूछा जाता है इसलिए बता दिया गया आपको, इसका क्रम जरूर ध्यान में रखिएगा। और जो विजयनगर साम्राज्य का सबसे प्रसिद्ध शासक का अगर नाम की बात आ जाती है तो शासक का नाम याद रखिएगा क्या? तो कृष्णदेव। कौन देव? तो कृष्णदेव जो थे इस वंश का, इस साम्राज्य का सबसे प्रसिद्ध शासक में थे। और ये किस वंश थे? तुलुब वंश से। ये तुलुब वंश से थे। ठीक, तो ये सब और क्या कहता है, ये सब ठीक है। और आपको पता होगा कि विजयनगर और बहमनी के अयंगों की संयुक्त सेना के बीच एक युद्ध लड़ा गया था, तालीकोटा, या उसको राजहर तंगड़ी का युद्ध भी कहा जाता है। तो अगर आपसे पूछे कि कौन सा युद्ध? तालीकोटा, या फिर इसको क्या कहा जाता है? राक्षस तंगड़ी युद्ध।
ये युद्ध कब हुआ था यही पूछ लिया जाता है। तो ये युद्ध हुआ था 1565 में, ठीक। और विजयनगर एवं बहमनी के अंगों की संयुक्त सेना के बीच में लड़ा गया था। तो ये सब इम्पॉर्टेंट पॉइंट में से एक है, इसको आपको नोट डाउन ज़रूर से ज़रूर करना है। और आप यहाँ पर आगे बढ़ने से पहले आप लोग से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ जितना हो सके वीडियो को शेयर लाइक आप लोग ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब आइए आज के प्रश्न नंबर 20 पे। किस विद्वान का यह मानना था कि आर्यों का मूल निवास स्थान तिब्बत क्षेत्र था? ये आपसे पूछा गया। तो ये किसका मानना था कि आर्यों का मूल स्थान क्या था? तिब्बत। ये मानना था दयानंद सरस्वती जी का। तो ये चीज़ ध्यान में आपको रख लेना है। उसी तरह बाल गंगाधर तिलक के अनुसार जो आर्यों का मूल निवास स्थान था वो क्या था? आर्कटिक प्रदेश। आर्कटिक प्रदेश यानी कि बाल गंगाधर तिलक के अनुसार आर्यों का मूल निवास स्थान क्या था? आर्कटिक प्रदेश। और विलियम जोन्स के अनुसार अगर बात कर दे कि आर्यों का मूल निवास स्थान क्या था, तो यूरोप क्षेत्र। देखिए बारी बारी से हो सकता है यहाँ पर आपसे इसका पूछा गया है दयानंद सरस्वती जी का, आगे कभी आपसे बाल गंगाधर तिलक का पूछते, विलियम जोन्स का पूछते, तो क्यों ना सबको याद रखा जाए। वही बात करें तो मैक्स मूलर, कौन? तो मैक्स मूलर ने माना था क्या कि आर्य क्या है? मध्य एशिया में निवास करते हैं, मध्य एशिया में निवास करते हैं, ठीक। तो ये सब चीज़ों को ध्यान में रखना है और पॉइंट बाय पॉइंट नोट करते जाना। और भारत में आर्य जो है सर्वप्रथम सप्त सैंधव प्रदेश में क्या किए थे? क्या थे? प्रवेश किए थे। किसमें? तो सप्त सैंधव प्रदेश में, ठीक। तो इस पॉइंट को ध्यान में रखिएगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे किसी और सब्जेक्ट का एक्सप्लेनेशन के साथ लेके। तो आप लोग जितना हो सके वीडियो से जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। थैंक यू।